हेलो छात्रों, विद्या देवी स्कूल खेड़ली यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज इंग्लिश ग्रामर का फर्स्ट टॉपिक वॉइस आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। विशेष तल्लीनता के साथ टॉपिक को पढ़ें और यदि कोई इसमें कोई सेंटेंस या आपकी समझ में नहीं आता है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख दें। वॉइस, इसका हिंदी अर्थ होता है वाच्य। वाच्य वर्ब, वर्ब्स वैसे तो आप जानते हो, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और एक्सिलरी वर्ब, जिनको मॉडल अपन बोलते हैं वर्ब। इसके अलावा ट्रांजिटिव, और दूसरी होती है इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब मैं आपको वॉइस से जुड़े हुए वर्ब्स के ही बारे में बता रहा हूँ। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है सकर्मक क्रिया, अर्थात वे वर्ब्स जिनके साथ में हमेशा कर्म आता है ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती हैं। और इंट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है अकर्मक क्रियाएं। अकर्मक क्रिया अर्थात वे वर्ब्स जिनके साथ ऑब्जेक्ट नहीं आता है। तो जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है वॉइस, वॉइस में केवल ट्रांजिटिव वर्ब ही काम में आती है और ट्रांजिटिव वर्ब की ही अपन जो पार्ट्स होते हैं वॉइस के, एक एक्टिव वॉइस होता है, दूसरा होता है पैसिव वॉइस। तो हमें केवल ट्रांजिटिव वर्ब्स ही काम में लेने हैं और ट्रांजिटिव वर्ब के ही पैसिव वॉइस या एक्टिव वॉइस बनाए जाते हैं। इसके अलावा इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव कभी नहीं बनता। तो सबसे पहले वाच्य यानी वॉइस मुख्य रूप से दो प्रकार के हैं। पहला है एक्टिव वॉइस, जिसको अपन हिंदी में कर्तरी वाच्य कहते हैं। और दूसरा होता है पैसिव वॉइस, जिसको अपन कर्मवाच्य कहते हैं। तो एक्टिव वॉइस कर्तरी वाच्य अर्थात जिस वाक्य में कर्ता प्रधान या मुख्य माना जाता है, उसे एक्टिव वॉइस यानी कर्तरी वाच्य कहा जाता है। इसके अर्थ से ही हमें पता लग रहा है कर्तरी वाच्य। कर्तरी माने होता है कर्ता यानी सब्जेक्ट, यानी जिस सेंटेंस में और सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस दिया जाए, सब्जेक्ट को मुख्य माना जाए, उसे अपन एक्टिव वॉइस कहते हैं या कर्तरी वाच्य हिंदी में। और दूसरा होता है अपना पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस जिसको हिंदी में बोलते हैं कर्मवाच्य, अर्थात जिस वाक्य में कर्म को प्रधान या मुख्य माना जाए।
माना जाता है उसे पैसिव वॉइस, हिंदी में कर्मवाच्य कहा जाता है। तो अब आपकी समझ में ये आ गया होगा कि वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक एक्टिव वॉइस और दूसरा पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस हिंदी में जिसको अपन कर्तरीवाच्य बोलते हैं, अर्थात वे वाक्य, वे सेंटेंस जिनमें सब्जेक्ट को मुख्य माना जाता है, कर्तरीवाच्य इंग्लिश में एक्टिव वॉइस कहा जाता है। और जिन वाक्यों में कर्ता को मुख्य ना मान करके और कर्म को मुख्य माना जाए, यानी कर्म पर जोर दिया जाए, उस वाक्य को पैसिव वॉइस कहा जाता है। अब आते हैं हम आगे, यहाँ तक आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद अपन आते हैं कि एक्टिव से और पैसिव किस प्रकार से बदला जाता है, किस प्रकार से बनाते हैं। तो इसके कुछ नियम हैं, उनको मैं आपके सामने बता रहा हूँ। जैसे देखो हमारे सामने एग्जाम्पल है, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, he is playing cards, he is playing cards। ये एक्टिव वॉइस का है। इसमें देखो ये सब्जेक्ट है, ये अपनी हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब और ये है ऑब्जेक्ट। इसमें हम सबसे पहले मुख्यतः प्रधान जो माना गया है वो कर्म को ही, इज प्लेइंग कार्ड्स, वह पत्ते खेल रहा है। अब इसको अपन पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। जैसा कि मैंने आपको परिभाषा में बताया था कि जिस वाक्य में कर्ता को प्रधान या मुख्य माना जाए वह अपना एक्टिव वॉइस होता है, और जिस वाक्य में कर्म को मुख्य माना जाता है, अब ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, कार्ड्स है। तो सबसे पहले अपन कार्ड्स, हेल्पिंग वर्ब इज, अब यहाँ ये प्लूरल वर्ब है, प्लूरल है कार्ड्स, तो इसके लिए हम आर बीइंग प्लेड बाई हिम। अब यहाँ देखो सबसे पहले आया अपना ऑब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब और बाय लगा करके ये ऑब्जेक्ट, अर्थात सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाया था और यहाँ ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लिख दिया। एक्टिव से पैसिव किस तरीके से बनाते हैं, तो यहाँ इसका अर्थ था ही इज प्लेइंग कार्ड्स, तो वह पत्ते खेल रहा है, कार्ड्स आर बीइंग प्लेड बाई हिम। अब यहाँ आ गया पत्ते उसके द्वारा खेले जा रहे हैं, तो मुख्य माना जा रहा है किस चीज़ को, ऑब्जेक्ट को। ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है और ये है अपना एक्टिव वॉइस का सेंटेंस। तो एक्टिव से पैसिव बनाते समय कौन कौन से, किस प्रकार से क्या क्या परिवर्तन होते हैं। एक्टिव से पैसिव बनाना, रोल नंबर 1। पहला, सर्वप्रथम क्या करते हैं, दिए हुए सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट यानी कर्म, कर्म को सब्जेक्ट बनाकर वाक्य के
प्रारंभ में लिखा जाता है। सबसे पहले करना है हमें, जो सेंटेंस हमारे लिए एक्टिव वॉइस का दिया हुआ है उस सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को, हमें ऑब्जेक्ट को छांटना है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना करके और उसे वाक्य के प्रारंभ अर्थात जहाँ पर सब्जेक्ट होता है वाक्य के प्रारंभ में लिखा जाता है। नंबर दूसरा, टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। फिर हमें ध्यान देना है कि हमारा जो वाक्य आया है वो कौन से टेंस का है और जिस टेंस का वाक्य है उस टेंस के अनुसार हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था, ही इज़ प्लेइंग कार्ड्स, तो ही इज़ प्लेइंग, इज और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आई थी, तो इसका मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वह वाक्य था और हमने उसको पैसिव वॉइस में बदला तो इज, एम और आर के साथ में बीइंग लगाया था। तो कार्ड्स आर बीइंग प्लेड बाय हिम। तो टेंस के अनुसार अर्थात जैसा सेंटेंस है उसमें जिस टेंस का प्रयोग हुआ है उसके अनुसार, वो मैं अभी चार्ट आपको बताऊंगा कि एक्टिव वॉइस से और पैसिव वॉइस में किस प्रकार से हेल्पिंग वर्ब को बदला जाता है। तो टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। नंबर तीसरा, पैसिव वॉइस बनाते समय हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। अर्थात पास्ट पार्टिसिपल। हमेशा कभी भी कोई सा भी किसी भी प्रकार का सेंटेंस आए जिसको हमें एक्टिव से पैसिव में बदलना है तो उसमें पास्ट पार्टिसिपल अर्थात मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करना है। और चौथा है, हमने प्रारंभ में लिया था ऑब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना करके वाक्य के प्रारंभ में लिखा था। अब हमारे पास एक्टिव में बचा हुआ क्या बचा हुआ है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यानी कर्ता को ऑब्जेक्ट बनाकर बाई के साथ जोड़ दिया जाता है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना करके बाई के साथ जोड़ दिया जाता है। ये मैं आगे बताऊंगा कि कंपलसरी नहीं है कि हमें बाई के साथ आया हुआ जो सब्जेक्ट है उसको बाई के साथ ऑब्जेक्ट बना करके जोड़ना ही है। कुछ सब्जेक्ट ऐसे आते हैं जिनको अपन अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट बोलते हैं, उनको बाई के साथ नहीं जोड़ा जाता है। तो सर्वप्रथम पहला नियम, दिए हुए सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर सब्जेक्ट के स्थान पर लिखा जाता है। नियम नंबर 2, टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तीसरा, मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। पैसिव वॉइस बनाते समय विशेष रूप से ध्यान देना है आपको कि पैसिव वॉइस जब अपन बना रहे हैं तो उसमें मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी। और चौथा है, सब्जेक्ट यानी कर्ता जो आया है उसको वाक्य के लास्ट में अर्थात बाई के साथ जोड़ करके लिख दिया जाता है। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल में दिया था, कार्ड्स आर बीइंग प्लेड बाई हिम। ही सब्जेक्ट था और ही को ऑब्जेक्ट बनाया, ही का बना हिम और उसको बाई से जोड़ दिया। ठीक है बच्चों, तो आगे देखो।
अब इसमें दो मैंने जो तुम्हारे लिए 4 पॉइंट नोट कराए हैं, 4 नियम नोट कराए हैं, तो उसमें सबसे पहला था अपना कि सेंटेंस में आए हुए सेंटेंस में आए हुए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना करके। तो सर्वप्रथम तो हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पहचान कि भाई ये सब्जेक्ट है और इसका क्या ऑब्जेक्ट होता है, या ऑब्जेक्ट आया है तो उसका क्या सब्जेक्ट होता है। तो सबसे पहले नियम नंबर 1 पे चल रहा हूं मैं, प्रोनाउन चार्ट। प्रोनाउन चार्ट ऑफ पैसिव वॉइस। प्रोनाउन चार्ट ऑफ पैसिव वॉइस, इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, केवल मैं आपके सामने दो ही चीज़ दर्शाऊंगा, इधर सब्जेक्टिव केस और दूसरी तरफ ऑब्जेक्टिव केस। आई का होता है मी, बी का होता है अस। फर्स्ट पर्सन में आते हैं आई और बी, जिसके ऑब्जेक्ट आई का मी और बी का अस। अब आते हैं अपन सेकंड पर्सन पे। सेकंड में होता है यू और यू का ऑब्जेक्ट भी रहता है यू ही। सेकंड पर्सन, इसके बाद थर्ड पर्सन ही का होता है हिम। सी का होता है हर। इट का होता है इट। दे का होता है देम। और एक आता है नेम। अगर किसी का नाम आया है तो नेम का नेम ही रहता है, अर्थात उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है, सब्जेक्ट सेंटेंस में और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। अर्थात मी आया है और हमें मी को सब्जेक्ट के स्थान पर लिखना है तो हम लिखेंगे मी का आई। अगर आई आया है, आई से सेंटेंस प्रारंभ हुआ है, तो हमें उसे सेंटेंस के अंत में बाई से जोड़ना है, क्या लिख करके, मी लिख करके। ऐसे ही बी आता है तो बी का लिखना है हमें अस, और अस आया है तो अस का लिखना है बी। यू आया है, यू का यू ही रहता है। ही का हिम, सी का हर, इट का इट, दे का देम और नेम का नेम। तो मेरे हिसाब से अब तुम्हारी समझ में आ गया होगा कौन सा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट आया है और उसको किस प्रकार से बदलना है। अब आते हैं अपन नियम नंबर 2 पर। दूसरा नियम था अपना टेंस के अनुसार। किसके अनुसार बच्चों? टेंस के अनुसार। तो चार्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स, पैसिव वॉइस चार्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स, टेंस के अनुसार, टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब। किस सेंटेंस का वाक्य है और हमें किस हिसाब से उसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। तो इसके लिए भी चार्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स यूज इन पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस। तो एक इधर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस आया है, उसमें जो हेल्पिंग वर्ब आई है उसको हम किस हिसाब से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, या पैसिव वॉइस में हमें क्या लिखना है। सबसे पहले मान लीजिए मेन वर्ब में एस या ई एस, एम बी में एस या ई एस, एस या ई एस आया हो। इसके अलावा डू, डज,
डू या डज आया हो, ठीक है, या मेन वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म आई हो, या एम बी की फर्स्ट फॉर्म, तो हमें पैसिव वॉइस बनाते समय इज, एम, आर, इज, एम, आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, और इन तीनों में से एक का प्रयोग हमें किस पर निर्भर करवाएगा कि हमें कौन सी, इन तीनों में से, भाई तीन है, अब तीन में से कौन सी लेनी है, तो ये हमें सेंटेंस के सब्जेक्ट पर निर्धारित करवाता है कि जब हम पैसिव वॉइस में बदल रहे हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर लिख रहे हैं, यदि वह सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो इज का प्रयोग करते हैं, यदि वह सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है तो वहाँ आर का प्रयोग करते हैं, और यदि मान लीजिए सब्जेक्ट के रूप में आई आया है तो आई के साथ में एम का प्रयोग किया जाता है। दूसरा ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, अर्थात इज, एम, आर प्लस इन तीनों के साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आया हो, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आया हो तो इज बीइंग या एम बीइंग या आर बीइंग, आर बीइंग का प्रयोग किया जाता है। तीसरा, यदि हैज या हैव, यदि हैज या हैव आया हो तो हमें हैज बीन या हैव बीन, हैज बीन या हैव बीन का प्रयोग करना है। हेल्पिंग वर्ब चल रही है, मैंने आपको बता दिया था कि मेन वर्ब तो हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। अगला आगे देखते हैं, हैज बीन या हैव बीन, अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। मैं पहले बताना आपको भूल गया, केवल फ्यूचर के दो टेंस और प्रेजेंट और पास्ट के एक एक, अर्थात प्रेजेंट का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और फ्यूचर के दो टेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की पैसिव नहीं बनती है। तो अगला आता है इसके बाद पास्ट इंडेफिनिट, अर्थात एमबी की सेकंड फॉर्म, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए या डिड के साथ में फर्स्ट फॉर्म आई हो, डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म आई हो तो हमें हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर का प्रयोग करते हैं, वॉज या वर का। आगे देखो बच्चों, यदि वाज या वर और मेन वर्ब में आईएनजी आया हो तो हम वाज बीइंग या वर बीइंग का प्रयोग करते हैं। पास्ट परफेक्ट पे आते हैं, यदि हैड आया है तो हैड बीन का प्रयोग किया जाता है। फिर आता है अपना अगला पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसकी पैसिव नहीं बनाई जाती है, नहीं बनती है। उसके बाद आता है फ्यूचर
इंडेफिनिट, बिल या सेल, बिल या सेल, बिल या सेल आता है तो हम बिल भी या सेल भी, बिल भी या सेल भी करते हैं। और उसके बाद आता है फ्यूचर कंटिन्यूअस जिसकी पैसिव नहीं बनती है, और आता है फिर फ्यूचर परफेक्ट, विल हैव या सेल हैव, विल हैव या सेल हैव आया हो तो विल हैव बीन या सेल हैव बीन, सेल हैव बीन, विल हैव बीन या सेल हैव बीन लिखा जाता है। उसके बाद आता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस जिसकी पैसिव नहीं बनती है, और एक्सिलरी वर्ब जिनको अपन मॉडल हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, मॉडल कहते हैं। तो मॉडल के लिए और बता देता हूँ आपके लिए, यदि किसी सेंटेंस में कोई मॉडल दे रखा हो, यदि किसी सेंटेंस में मॉडल आया हो हेल्पिंग वर्ब के रूप में, तो हम पैसिव बनाते समय उस मॉडल के साथ बी जोड़ करके लिख देते हैं। यदि किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में, एचवी के रूप में कोई मॉडल शब्द, कोई मॉडल शब्द दिया हुआ हो तो पैसिव बनाते समय मॉडल के साथ बी जोड़ करके लिख दिया जाता है। जैसे देखो एग्जाम्पल बताता हूँ आपके लिए, मोहन कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, मोहन कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो यहाँ देखो मोहन हमारा सब्जेक्ट हो गया, कैन हेल्पिंग वर्ब कौन सी, मॉडल, ठीक है, सॉल्व हो गई हमारी मेन वर्ब, दिस क्वेश्चन हो गया ऑब्जेक्ट। अपने पहले नियम से स्टार्ट करते हैं। क्या था, सबसे पहले दिए हुए सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर सब्जेक्ट के स्थान पर लिखा जाता है। हमने पहचान कर ली कि हमारे दिए हुए सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, मेन वर्ब कौन सी है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो दिया हुआ सेंटेंस है, इसमें देखिए आप, ऑब्जेक्ट क्या है, दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले लिखेंगे हम दिस क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर सब्जेक्ट के स्थान पर लिख दिया। उसके बाद अपना दूसरा नियम था टेंस के अनुसार, सेंटेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब, अब मैंने हेल्पिंग वर्ब का चार्ट अभी आपके सामने लिखा था और उसमें लास्ट पॉइंट चल रहा था अपना, यदि किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में कोई मॉडल शब्द दिया हुआ हो, अर्थात यहाँ मॉडल क्या है, कैन, कैन आ गया, तो उसको हम पैसिव बनाते समय उस मॉडल के साथ बी जोड़ करके लिख देते हैं। तो दिस क्वेश्चन कैन बी, क्या आ गया बच्चों, कैन बी। अब आते हैं अपन मेन वर्ब पे, पैसिव बनाते हैं तो मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, सॉल्व की थर्ड फॉर्म हो गई सॉल्व्ड, सॉल्व्ड। अब आते हैं अपन किस पे, लास्ट नियम है अपना, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर बाई से जोड़ देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे पहले बच्चों बाई और फिर लिखेंगे मोहन। तो अपनी पैसिव बन गई, दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड बाई मोहन। अब कोई मॉडल शब्द भी आता है तो उसको आप
आराम से बड़ी आसानी से क्या जोड़ करके लिखना है, बी। अब मैं आपको एक एक एग्जाम्पल सभी का देता हूँ यहाँ, तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और अच्छे ढंग से समझ में भी आ जाएगा। जैसे देखो, सी राइट्स ए बुक। सबसे पहले टेंस पहचान लिया आपने, मैंने बताया था मेन वर्ब में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या मेन वर्ब में एस या ईएस लगा हुआ हो। कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। पैसिव बनाते समय कौन सी हेल्पिंग वर्ब काम में लेनी है, ये भी आपको पता है बच्चों। मैंने अभी अभी चार्ट तुम्हारे लिए नोट करवाया था कि टेंस के अनुसार, जिस टेंस का वाक्य है उसके अनुसार हमें किस तरीके से हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। तो यहाँ देखो, सबसे पहले ये सब्जेक्ट, ये मेन वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। तो सबसे सर्वप्रथम क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। ए बुक क्या है, हमें पता है कि जब मेन वर्ब में एस या ईएस आता है या ए डू डज आता है, उसके साथ फर्स्ट फॉर्म आती है डू डज के साथ में, या फर्स्ट फॉर्म आती है, तो उसके लिए हमें हेल्पिंग, जब पैसिव बनाते हैं तो उसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमें क्या लेना है, इज, एम, आर में से कोई एक। और वो मैंने बताया था वो सेंटेंस के सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है कि हमें इज लेना है कि आर लेना है या एम लेना है। तो मैंने बताया था कि यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट बनाया हुआ, यानी ये ऑब्जेक्ट था, अब हमने इसको क्या बना दिया, सब्जेक्ट, तो क्या है ये, ए बुक सिंगुलर नंबर, क्या है, सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर है तो क्या आएगा, इज। ए बुक इज मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन। उसके बाद बाय और सब्जेक्ट सी का मैंने प्रोनाउन चार्ट में बताया था आपको, क्या करते हैं बच्चों, हर। ए बुक इज रिटन बाय हर। I am making tea for guest. I am making tea for guest. मैं मेहमानों के लिए, अतिथियों के लिए चाय बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ बच्चों, चाय। तो यहाँ देखिए, सब्जेक्ट एच वी हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और ये आपके अन्य शब्द। अब इसमें नया अन्य शब्द और जुड़ गया, इससे हमारे सेंटेंस पे या हमारे नियमों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसको आप लास्ट में जैसा आया है वैसा का वैसा ही लिख देना है। तो देखो, सबसे पहले क्या है, ऑब्जेक्ट टी, इसको सब्जेक्ट के स्थान पे लिख दिया, टी। अब देखो, मैंने बताया था इज, एम, आर प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है। क्या आता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है। तो क्या करते हैं बच्चों, इज बीइंग, आर बीइंग या एम बीइंग, तो टी है सिंगुलर, इसके लिए इज बीइंग। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म मेक की क्या होती है बच्चों, मेड। टी इज बीइंग मेड बाई, आई का ऑब्जेक्ट क्या लेंगे, मी, और अब क्या बचा हमारे सामने, फॉर गेस्ट। अगला एग्जाम्पल देखिए, यू हैव वॉन द मैच। यू हैव वॉन द मैच, तुम मैच को जीत चुके हो। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। तो क्या आएगा सर्वप्रथम, द मैच। द मैच हैव, हैज या हैव आया हो तो हमें पैसे बनाते समय क्या लेना है, हैव बीन या हैज बीन।
अब द मैच है, चूँकि सिंगुलर है इसलिए क्या लेंगे, हैज़ बीन। द मैच हैज़ बीन। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉन। द मैच हैज़ बीन वॉन बाई यू। ये बन गया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से आगे हम पुनः कल स्टार्ट करते हैं। आपकी समझ में बहुत अच्छे ढंग से आया होगा और अगले वीडियो में इससे भी बेहतर प्रयास आपके सामने किए जाएंगे कि आपकी समझ में अच्छे ढंग से आए। और यदि अभी किसी बच्चे ने हमारे स्कूल के चैनल विद्या देवी स्कूल खेरली नाम से यूट्यूब पर चैनल है, उसको अभी सब्सक्राइब नहीं किया हो, अभी तक उसको सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो आप उस चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।